नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 19 मई और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जल्द ही मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उसका पूरा क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे, जल्दी आपको मिल जाएगा। अभी तक टीम के निर्माण में मैं जुटा हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैसे कैसे क्या करना है मैं पूरा शेड्यूल बता दूंगा, कैसे वो कार्यक्रम चलेगा, वो सब कुछ। और जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही हैं यूपीपीसीएस और आर की, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। 6307281212 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप करके आप डिटेल मंगा सकते हैं। और हमारा ऐप डाउनलोड करना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उस ऐप के ज़रिए आप इस करंट अफेयर को और फ्री में मॉक टेस्ट जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर को लेते हैं। पहली जो न्यूज है वो पहली न्यूज है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर ये बहुत बड़ी समस्या है और हाई ब्लड प्रेशर कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। हर वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत गंभीर होता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में ऑक्सीजन और ऊर्जा के प्रवाह के लिए रक्त शोधन हृदय करता है। जो फ्लो होता है, धमनियों के जरिए रक्त का प्रवाह होता है, तो उसी प्रवाह में जब दबाव प्रेशर बढ़ जाता है, एक निश्चित मात्रा बनी रहती है तब तक तो ठीक है। अगर उससे कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर। दोनों खतरनाक होते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादातर लोगों को होती है। और यदि रक्त प्रवाह का यह दबाव सामान्य से अधिक हो गया तो धमनियों की जो दीवार है, जाहिर सी बात है, मान लीजिए पाइप में पानी बह रहा है और ये पाइप है आपका, इसमें पानी, अब इसमें दबाव ज़्यादा बढ़ जाए तो ये पाइप फट सकता है ना, दबाव पड़ सकता है, तो ये नुकसानदायक होता है, कभी कभी ये जान भी ले लेता है। तो इसे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इसीलिए कहा जाता है, उक्त रक्तचाप, क्योंकि इसमें दबाव बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के कारण विश्व में सर्वाधिक मौतें किस देश में होती हैं। मौतों का जो उदाहरण मिलता है या मौतें जो होती हैं वो किस देश में होती हैं, घटनाएं जो होती हैं वो किस देश में होती हैं। तो दुर्घटनाएं जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में ही होती हैं। 17 मई 2021 को वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 अभी लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वैसे तो 2007 से ही कर दी गई थी और संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सहयोग द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। और इसमें इस बार की खास बात है कि इस सप्ताह के दौरान वर्ष 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों की संख्या को आधा करने के लक्ष्य के साथ सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक 2021 से 30 तक, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक 2021 से 30 तक 10 साल के लिए एक दशक आधिकारिक रूप से शुरू किया गया है, जिससे कि जो एक्सीडेंट होते हैं, जो चोटें लगती हैं, उनको आधा किया जा सके। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो कुल मौतें होती हैं उसका 11% भारत में होता है। तो बाइक आप चलाइए या फोर व्हीलर चलाइए तो आप थोड़ा सा, इस सबसे बुरी बात ये होती है कि स्पीड पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो आप स्पीड को कंट्रोल में रखिए। उतनी स्पीड में रहिए जितना कि अगर कुछ आगे आ जाए अचानक तो आप कंट्रोल कर सकें, ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक मौतें ये होती हैं 11%, पूरे विश्व में जितनी होती हैं उसकी 11%। और प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोग मर जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कायाकल्प पर भारत के हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका लेखा जोखा हो ही नहीं पाता, ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाते, तो वो तो अलग है। 1.5 लाख लोग तो ऐसे मर जाते हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। जनजातीय स्कूलों में जो डिजिटल कायाकल्प करना है, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है। इसमें एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, और इसमें जो ये प्रोग्राम चलाया जाएगा ये जनजातीय मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर ये चला रहा है। और आदिवासी क्षेत्रों में जो आश्रम स्कूल चलते हैं, आश्रम पद्धत विद्यालय, और दूसरा एकलव्य मॉडल जो स्कूल चलते हैं जो कि रेजिडेंशियल होते हैं, वहाँ पे आवासीय विश्वविद्यालयों का विकास किया जाता है। जो इन क्षेत्रों में जो एकलव्य मॉडल के विद्यालय हैं आवासीय, वहाँ पर इसको शुरू किया जाएगा, डिजिटल कायाकल्प, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, जनजातीय क्षेत्रों में। और ये जो योजना है इसके तहत हिंदी और अंग्रेजी में एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ सामग्री इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। और इस कार्यक्रम के पहले चरण में 250 जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं वो स्थापित किए जाएंगे, उनको
हाईटेक किया जाएगा। और इसमें जो ये स्कूल हैं, इनमें 50 स्कूलों को और बहुत ज़्यादा गहन परीक्षण दिया जाएगा। 250 में से 50 बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाएगा। और पहले चरण में 500 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि इन स्कूलों में काम कर सकेंगे। और इसमें जो शिक्षक पार्टिसिपेट करेंगे फिर उनको माइक्रोसॉफ्ट शिक्षा केंद्रों से ई सर्टिफिकेट और ई बैच प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि उनकी जो कुशलता है, जो स्किल उनमें आएगी, उसकी मोहर उस पर लग सके कि हाँ इनको ये चीज़ आती है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड, इसने अभी पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र दोनों ने मिलकर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है ये पुणे में लॉन्च किया है, वहीं पे स्थापित किया है। अब 2018 में भारत में कृषि निर्यात नीति बनी थी, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसका उद्देश्य था कि 2022 तक कृषि निर्यात को हम बढ़ा देंगे, दोगुना कर देंगे और ये 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक टच कर जाएगी, ऐसा उद्देश्य रखा गया था। इसी उद्देश्य से भारत को जो प्रयास करने पड़ रहे हैं उसी में कृषि निर्यात सुविधा केंद्र यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर जो है इसका भी डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, और मतलब किया जा रहा है। और ये क्या करेगा? एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करेगा। और ये महाराष्ट्र में इसलिए स्थापित किया गया कि अगर कृषि के क्षेत्र में देखें तो महाराष्ट्र में मुंबई के सिवा भी और एरियाज हैं। महाराष्ट्र की बात आती होगी तो मुंबई आप सोचते होंगे बॉलीवुड हॉलीवुड कैटरीना और करीना सब डांस करते हुए नजर आती होंगी। ऐसा नहीं है, वहाँ पे खेती भी होती है और वहाँ के जो किसान हैं उनकी स्थिति भी बड़ी बदहाल है और बहुत ख़राब दशा होती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि वहाँ पर सब लोग बस बॉलीवुड में ही काम करते हैं, कैमरामैन है, कोई कोई स्क्रिप्ट राइटर है, ऐसा ही नहीं है। प्याज का उत्पादन वहाँ बहुत बढ़िया होता है, नासिक के प्याज कितने मशहूर हैं। तो इन सब चीज़ों को निर्यात किया जाएगा और देश में एक महत्वपूर्ण बागवानी राज्य के रूप में भी महाराष्ट्र उभर रहा है। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो तटीय क्षेत्र, समुद्र से लगा क्षेत्र, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए जो जहाज़ हैं उनकी भी सुविधा है। बाकी जिस तरीके से आप एक्सपोर्ट करना चाहें, एयरपोर्ट भी वहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना है कि केवल समुद्र ही है। हाल ही में डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। ये किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? सबसे ज़्यादा अगर कोरोना पे वीडियो कोविड पे किसी ने बनाए थे तो इन्होंने ही बनाए थे और बड़ी जागरूकता फैलाई थी और बड़े काम की सुझाव देते थे ये। और कोरोना के कारण ही डॉक्टर के अग्रवाल हमारा साथ छोड़ के चले गए, 63 साल के। आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले मतलब ये अध्यक्ष रह चुके हैं, फर्स्ट की बात नहीं हो रही है, ये अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका पूरा नाम था केवल कृष्ण अग्रवाल, फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट थे, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने एमबीबीएस किया था नागपुर यूनिवर्सिटी से, इन्होंने फिर एमडी किया और इनको कुछ अवार्ड मिले थे। डॉक्टर वीसी राय अवार्ड इनको मिल चुका है। इनको मेडिकल के क्षेत्र में ये जो वीसी राय अवार्ड है ये सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, ये मिला। और इसके साथ में राजीव गांधी एक्सीलेंस पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। और अभी ये नहीं रहे, कम उम्र भी अभी थी। आईएमए की अगर बात करें तो 1928 में डॉक्टरों का एक ये संगठन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, और ये संगठन डॉक्टरों के हितों की रक्षा और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। 3 लाख से ज़्यादा डॉक्टर इसमें सदस्य हैं। जितने डॉक्टर बढ़ते चले जाएंगे इनकी सदस्य संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस किस देश की स्पेसक्राफ्ट कंपनी है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जो है इसने अभी केप कैनावेरल से स्पेस फोर्स स्टेशन जो वहाँ पर है वहाँ से एटलस बी रॉकेट लॉन्च किया है। और ये जो एटलस बी रॉकेट है ये यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा निर्मित किया गया है और यह एक स्पेस कंपनी है, स्पेस क्राफ्ट कंपनी है अमेरिका की, जो कई रॉकेट वाहनों का निर्माण करती है, उनका संचालन करती है, लॉन्च सेवाएं प्रदान करती है। एटलस बी रॉकेट इस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा। और वाल्कन्स सेंटोर एटलस बी का उत्तराधिकारी है और इसका भी डिजाइन और निर्माण अभी ये कर रहा है। कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि ये कंपनी कहाँ की है, ठीक है। और भविष्य में जो ये यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है ये बोइंग स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल को अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहा है। और इस मिशन को OFT-2 यानी कि ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सारी कुल मिला के इस प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि ये कहाँ की कंपनी है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि यानी कि स्लाइवा टेस्टिंग मेथड का आविष्कार किया? अभी तक का जो चल रहा है उसमें दो तरीके की जांच होती हैं, एक आप एंटीजन से जांच कराते हैं, एक आप आरटीपीसीआर से कराते हैं। अभी ये सलाइवा यानी लार से भी
किया जा रहा है। ये वैज्ञानिकों ने, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया और इसमें आधे घंटे में ही रिपोर्ट आ जाती है। इसको शार्ट में स्पॉट कहा जा रहा है। स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग इसको कहा जा रहा है। स्पॉट का जो फुल फॉर्म है स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग। और ये आविष्कार कार्ले इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोध दल ने किया है। 30 मिनट में रिजल्ट दे देता है और न्यूनतम प्रशिक्षित व्यक्ति भी इसको कर सकता है। और इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी हद तक आरटीपीसीआर से मिलते जुलते हैं, तो यानी काफ़ी अथेंटिक माने जा रहे हैं। विश्व के कितने प्रतिशत हिम तेंदुए भारत में पाए जाते हैं? अभी विश्व वन्य जीव कोष ने दावा किया कि 70% से अधिक हिम तेंदुओं के आवास यानी कहाँ वो रहते हैं उनको पहचाना जा चुका है। इनमें से पाया गया कि लगभग 5% हिम तेंदुए भारत में पाए जाते हैं। नेपाल, भारत, चीन में ये शोध किए गए और 4000 हिम तेंदुए जो बचे हैं अभी हिम तेंदुए वो मिले कि यहाँ पर हैं इन्हीं देशों में, इन क्षेत्रों में। उनमें से 5% अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मिले। और अभी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चल रहा है। तेंदुए के संरक्षण के लिए समावेशी और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा ये देता है। और अगर हिम तेंदुओं की बात की जाए तो जो आईयूसीएन है उसकी जो वल्नरेबल लिस्ट है, सुभेद्य सूची है, उसमें इसको शामिल किया गया है। और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। तो ये दोनों फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है इसमें। अमेरिकी व्यापार अधिनियम की कौन सी धारा अमेरिका के राष्ट्रपति को विदेशी सरकार पर टैरिफ आधारित और गैर टैरिफ आधारित जवाबी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करती है? तो ये 1974 की अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 है, जिसमें विदेशी सरकार का भेदभावपूर्ण व अनुचित कानून हटाने के लिए विदेशी सरकार पर टैरिफ आधारित और गैर टैरिफ आधारित जवाबी कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये बात है। और इसके में अभी देखा जाए इसके उदाहरण के तौर पर तो भारत मतलब अमेरिका ने क्या किया, भारतीय निर्यातकों के खिलाफ विशेष रूप से बासमती चावल, रत्न और आभूषण के लिए एक मजबूत टैरिफ कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसी कारण से ये चर्चा में आया। दालों की कीमत में वृद्धि को कम करने के लिए भारत ने कौन सा कदम उठाया भारत सरकार ने? तो अभी दालों का मुक्त आयात हो सके इसकी अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। इसके अंतर्गत अरहर, उड़द और मूंग की 3 तरीके की ये दालें हैं, अरहर, उड़द और मूंग, इनके मुक्त आयात की अनुमति दे दी गई है। और इन दालों को आयात की जो अनुमति दी गई है इसमें गैर प्रतिबंधित सूची में रख दिया गया है। और क्योंकि इनकी कीमतें भी बढ़ रही थी तो अब बाहर से आएगा तो कुछ सस्ता मिल पाएगा हम लोगों को। किस राज्य ने अपने कानून के माध्यम से सूक्ष्म वित्त को नियंत्रित करने का प्रस्ताव किया? अभी असम ने क्या किया, उसने कहा कि अगर हमारे यहाँ सूक्ष्म वित्त संस्थान जो हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में हो, काम अगर वो करना चाहते हैं तो उनको करना होगा, खुद को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा। तो जो आरबीआई है उसने कहा कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि एक तो सेंटर स्तर पर ये सारा काम होता ही है और तुम स्टेट लेवल पे ये कर रहे हो, तो ये दोहरा विनियमन इसका हो जाएगा, वहां से भी विनियमित होगा, यहाँ से भी विनियमित होगा, तो ये सही नहीं है। लेकिन ये असम राज्य है जिसने द असम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग एक्ट 2020 के तहत ये किया है। कौन सा जानवर हाल ही में भारत में 108 साल के अंतराल के बाद मिजोरम के पुलरेंग अभ्यारण्य में फिर से देखा गया? बड़ा अजीब नाम है, डोरियाज फोम नेस्टिंग ट्री फॉग। ठीक है, तो ये ट्री फॉग है यानी कि पेड़ पे रहने वाला मेढक है। 108 साल के अंतराल पर ये देखा गया है और ये बड़ी बात है। 108 साल पे जो देखा जाएगा आप सोच सकते हैं कि वो सारी सूचियों को पार कर चुका है। और जून 2020 में इसकी खोज की गई थी और अब ये एक प्रमुख पत्रिका है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में प्रकाशित किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि ये मेढक 108 साल बाद यहाँ पे दिखा है। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं, इसको खूब शेयर करें। टेस्ट सीरीज और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। थैंक यू सो